नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस सीरीज में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं और ये सभी वो टॉपिक हैं जो हम लोग इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे और पहला टॉपिक है नदियां एवं नदियों की घाटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेल्टा के बारे में कि डेल्टा क्या होता है। तो देखिए, जब नदियां जो हैं समुद्र में मिलते समय दो या दो से अधिक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं, तो नदी की धाराओं के मध्य में जो स्थित भूमि है उसे डेल्टा कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक नदी है और ये नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले दो या दो से अधिक धाराओं में विभाजित हो जाए, तो हम लोग इसको बनाते हैं कि ये दो धाराओं में विभाजित हो जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसके बीच में स्थित जो ये भूमि है, इसके बीच में स्थित जो ये जमीन है, ये क्या कहलाएगी? ये डेल्टा कहलाएगी। ठीक है, कोई नदी है, ये समुद्र में मिलने से पहले दो धाराओं में विभाजित हो गई। इस तरीके से एक धारा ये हो गई, एक धारा ये हो गई। तो इसके बीच की जो ये जमीन है, इसके बीच की जो ये भूमि है, इसे हम डेल्टा कहेंगे। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल शेप का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, तो यही भाग जो है क्या कहलाएगा? ये भाग जो है आपका डेल्टा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एस्चुरी के बारे में कि एस्चुरी जो है ना वो क्या होती है। तो जब नदियां समुद्र में मिलते समय धाराओं में विभाजित ना हो, देखो डेल्टा में क्या था, डेल्टा में जो नदियां हैं ना वो धाराओं में विभाजित होती हैं, लेकिन यहां पर अगर नदी समुद्र में मिलते समय धारा में विभाजित ना हो और उसकी जो मुख्य धारा है वो सीधे कहां गिरे? समुद्र में गिरे। जो नदी है तो उसकी जो धारा है वो सीधे कहां गिरे? सीधे जो है वो समुद्र में गिरे, तो वो जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। अब आपको पता है कि नदी अगर सीधे समुद्र में गिरेगी तो उसका बहाव तेज होगा, तो नदी अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद को यानी कि मलबे को कहां गिराएगी? समुद्र में गिराएगी। और इस तरीके से यहां पर एक गर्त का निर्माण होगा, एक गड्ढे का निर्माण होगा। ठीक है, और इसे हम ज्वारनद मुख कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ज्वारनद मुख कहते हैं। तो एस्चुरी को हिंदी में ज्वारनद मुख भी कहा जाता है, आपको पता होगा। तो जब नदियां समुद्र में गिरते समय धाराओं में विभाजित ना हो और वो अपने साथ लाए गए मलबे को समुद्र में गिराएं, तो ये जो भाग है ये भाग एस्चुरी कहलाता है और जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वारनद मुख कहते हैं। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोआब के बारे में कि दोआब जो है ना वो क्या होता है। तो देखिए, दो नदियों के बीच में स्थित जो उपजाऊ भूमि है, जो फर्टाइल लैंड है, उसे दोआब कहा जाता है। जैसे कि एक नदी जो है वो है गंगा। उत्तर भारत में एक नदी है गंगा और उत्तर भारत में ही एक और नदी है जिसका नाम है यमुना। ठीक है, उत्तर भारत में ही एक और नदी है जिसका नाम क्या है? यमुना। तो इन दो नदियों के बीच में स्थित जो भूमि है, इन दो नदियों के बीच में स्थित जो जमीन है, वो जमीन क्या कहलाएगी? वो जमीन जो है वो दोआब कहलाएगी और ये अत्यधिक उपजाऊ होगी। यही रीजन है कि उत्तर भारत जो है वो कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है, क्योंकि गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक जो अनाज है वो उत्पादित होता है। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो, एक नदी ये है, एक नदी की धारा ये है, इसके बीच की जो ये जमीन है, इसके बीच का जो ये लैंड है, ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा दोआब और ये अत्यधिक उपजाऊ होता है, याद रखिएगा इसको। अब अगर हम लोग अपवाह तंत्र की बात करें यानी कि ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो भारत में जो अपवाह तंत्र है उसको दो आधार पे बांटा जाता है। पहला बांटा जाता है आपका उद्गम स्थल के आधार पर, दूसरा बांटा जाता है जल विसर्जन के आधार पर। यानी कि जो नदियां हैं उनके बहने की शुरुआत कहां से होती है, एक तो हम इस आधार पे क्लासिफाई करते हैं नदियों को, और दूसरा वो नदियां जो हैं वो अपना जल कहां पर गिराती हैं जाकर, तो उस आधार पे हम लोग इसका विभाजन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उद्गम स्थल के आधार पर अपवाह तंत्र। तो इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक वो नदियां जिनका उद्गम स्थल जो है वो हिमालय पर्वत में है, और एक वो नदियां जिनका जो उद्गम स्थल है वो प्रायद्वीपीय भारत है। अब प्रायद्वीप क्या होता है? आपको पता होगा कि जमीन का ऐसा भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसको द्वीप बोलते हैं, और जमीन का ऐसा भाग जो तीन तरफ पानी से घिरा हो और जिसके एक तरफ जमीन हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन है, दक्षिण भारत का जो पोर्शन है, वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिमालय से बहने वाली नदियों के बारे में। तो देखो, हिमालय से जो बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, तो वो
प्रमुख जो नदियां हैं उनमें एक नदी है आपकी कौन सी, गंगा, एक नदी जो है वो आपकी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, एक नदी है आपकी यमुना। इन सभी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, हिमालय पर्वत। एक नदी है आपकी सिंधु और एक नदी जो है वो है आपकी सतलज। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल कहाँ है, हिमालय पर्वत पर है। अब अगर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियों की बात करें तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत वाला पोर्शन है। तो यहां पर जो नदियां हैं वो नदियां हैं गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। इसके अलावा महानदी, बहुत सारी और भी नदियां हैं। तो ये वो कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको आप देख सकते हो। तो हिमालय से जो बहने वाली नदियां हैं वो हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। और जो प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियां हैं उनमें प्रमुख हैं गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा और कावेरी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जल विसर्जन के आधार पर नदियों का अपवाह तंत्र जो है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखो, कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि अपना जल गिराती हैं अरब सागर में, ठीक है। कुछ नदी ऐसी हैं जो कि अपना जल गिराती हैं कहाँ, अरब सागर में। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि अपना जल जो है वो गिराती हैं कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो अब अरब सागर आपको पता है कि भारत के पश्चिम में है। अरब सागर जो है वो भारत के किस तरफ है, पश्चिम में। तो कुछ नदियां अरब सागर में जल गिराती हैं और कुछ नदियां जल गिराती हैं कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत में पूरब में है। कहाँ पर है, पूरब में है। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, याद रखेंगे, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो निर्माण करती हैं डेल्टा का, जबकि अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो निर्माण करती हैं एस्चुरी का। ये कुछ प्रमुख नदियों के नाम हैं, आप देख सकते हो। तो अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, सिंधु। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब अगर हम लोग हिमालय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों की बात करें तो हिमालय अपवाह तंत्र में वैसे तो कई नदियां हैं, लेकिन यहां पर जिन 3 नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उनमें एक है गंगा, एक है ब्रह्मपुत्र और एक है सिंधु। ये सबसे महत्वपूर्ण है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो इनके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले गंगा नदी के बारे में। तो आपको पता है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गोमुख, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है, गंगोत्री के पास में है। उत्तराखंड में 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, याद रखेंगे। तो उसके पास में गोमुख है, जहां से गंगा नदी की शुरुआत होती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये गोमुख की इमेज है, यही गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। यही जो है गंगा नदी का क्या है, उद्गम स्थल है, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने सुंदरवन का डेल्टा जो है इसको जरूर सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। तो आप याद रखोगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन का जो डेल्टा है उसका निर्माण करती हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो इमेज, ये सुंदरवन का जो डेल्टा है उसकी इमेज है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखेंगे। और यहाँ पर मैंग्रोव वनों की अधिकता है। यहाँ पर किन वनों की अधिकता है, यहाँ पे जो मैंग्रोव वन है उनकी अधिकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में जो मैंग्रोव वन है वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे जो मैंग्रोव वन है वो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो दलदली क्षेत्र है, दलदली जो भूमि है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं, वहां पर भी इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है, तो उत्तराखंड में गंगा नदी जो है उसमें और उसकी कई सहायक नदियां हैं जो आकर मिलती हैं। तो उत्तराखंड में वो जो है पंच प्रयाग का निर्माण करती हैं। तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, इन्हें हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, पंच प्रयाग कहते हैं। तो इसमें विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले विष्णु प्रयाग के बारे में। तो विष्णु प्रयाग में कौन सी 2 नदियां जो हैं वो आपस में मिलती हैं। तो याद रखेंगे विष्णु प्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा और धौली गंगा।
फिर उसके बाद में है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में कौन सी नदी जो है वो मिलती है आपस में, तो नंदप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और नंदाकिनी, ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी। फिर उसके बाद में है आपका कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग जो है यहाँ पर कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो कर्णप्रयाग में नदियाँ मिलती हैं अलकनंदा और पिंडार। और उसके बाद में है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में नदियाँ मिलती हैं कौन सी, अलकनंदा और मंदाकिनी। और उसके बाद में है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग में नदियाँ मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी। अब देखो जो अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ हैं ना, जब ये मिलती हैं देवप्रयाग में, तो यहीं से इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। यहीं से इस नदी का नाम क्या पड़ता है, गंगा। देवप्रयाग से थोड़ा सा और आगे आते हैं तो फिर उसके बाद में ऋषिकेश से, और ऋषिकेश से थोड़ा और आगे आने पर पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार वो पहला स्थान है जहां पर गंगा नदी पहली बार मैदानों को स्पर्श करती है। इससे पहले तो ये पर्वतों से बहते हुए आती है। हरिद्वार वो जगह है जहां पर पहली बार ये मैदानों को स्पर्श करती है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये उत्तराखंड के पंच प्रयाग हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में 4 धाम भी हैं। तो जैसे कि केदारनाथ जो धाम है, केदारनाथ जो धाम है ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शंकर को समर्पित है, और ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ जो धाम है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अब गंगोत्री आपको पता है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इसे ही देवप्रयाग में हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा जो यमुनोत्री है तो ये यमुना नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। और ये उत्तराखंड के क्या हैं, 4 धाम हैं। गंगा नदी के अपवाह तंत्र की अगर हम लोग बात करें कि जो गंगा नदी है वो कितने राज्यों में बहती है, उसका विस्तार कितने राज्यों में है, तो आप याद रखेंगे गंगा नदी का जो विस्तार है वो है 5 राज्यों में। कितने राज्यों में, 5 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखो बहुत सारे लोग झारखंड को मिस कर देते हैं, लेकिन याद रखेंगे गंगा नदी का कुछ विस्तार जो है वो हमें झारखंड में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से देखो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में जो है बिहार, बिहार के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल होते हुए गंगा नदी की एक धारा जो है, ठीक है, वो चली जाती है पश्चिम बंगाल में, और एक धारा गंगा नदी की यहाँ से चली जाती है बांग्लादेश में। ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है वो 2 धाराओं में विभाजित होती है। जैसे कि उत्तराखंड में गंगा नदी 2 धाराओं में विभाजित थी पहले, एक भागीरथी, एक अलकनंदा, देवप्रयाग में मिलती है, फिर इसका नाम गंगा पड़ता है। तो उसी तरीके से ये पश्चिम बंगाल में पुनः 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो पश्चिम बंगाल में इसकी एक धारा जो है वो कहलाती है हुगली, कोलकाता हुगली नदी के तट पे बसा है, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा एक धारा जो है वो इसकी चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र है तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप देख लीजिए। टिहरी बांध जो है ना ये भागीरथी नदी पर स्थित है और ये उत्तराखंड में है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो ये टिहरी बांध है। तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है और ये उत्तराखंड में है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद में अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के अपवाह तंत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से बहते हुए सर्वप्रथम बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। देखो ये यूपी का एग्जाम है तो यूपी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो जब गंगा नदी उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो सबसे पहले कौन सा जिला आता है, सबसे पहले आता है बिजनौर जिला, और उसके बाद में बलिया से होते हुए ये जो नदी है ये बिहार में चली जाती है। तो गंगा नदी जो है तो सबसे पहले वो एंटर होती है यूपी में, कहाँ, बिजनौर में, बाद में बलिया होते हुए वो एग्जिट हो जाती है किस तरफ, बिहार की तरफ। मैप में देख लेते हैं। तो मैप में आप यहाँ पे देख रहे हो ये बिजनौर है, तो यहाँ पे गंगा नदी जो है वो प्रवेश करती है उत्तराखंड से। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो बलिया, बलिया से होते हुए गंगा नदी जो है वो चली जाती है कहाँ, बलिया से होते गंगा नदी चली जाती है बिहार में। एक क्वेश्चन कभी कभी और पूछते हैं कि यूपी में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है, तो यूपी में गंगा नदी की सबसे अधिक जो लंबाई है वो है बदायूं जिले में। कौन से जिले में, बदायूं जिले में, ठीक है। यूपी में सबसे पहले गंगा नदी का प्रवेश होता है बिजनौर में, बाद में बलिया से होते हुए चली जाती है ये बिहार में, और यूपी में सबसे अधिक लंबाई गंगा नदी की कहाँ है, बदायूं जिले में। ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अगला राज्य है बिहार। तो बिहार में आपको पता होगा कि गंगा नदी जो है तो उस पर एक पुल जो है उसका निर्माण किया गया है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु।
ये पटना में है। ये कहाँ है? पटना में, जो कि बिहार की राजधानी है। तो महात्मा गांधी सेतु जो है ये बिहार में गंगा नदी पर निर्मित है, जिसकी लंबाई है 5 किलोमीटर। कितनी लंबाई? 5 किलोमीटर। ये एक समय में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल हुआ करता था। एक समय में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल हुआ करता था, जिसको रिप्लेस कर दिया है अब भूपेन हजारिका सेतु ने। किसने रिप्लेस कर दिया है? भूपेन हजारिका सेतु ने। और जो भूपेन हजारिका सेतु है वो असम में है और वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उससे पहले ये जो महात्मा गांधी सेतु है यही भारत का सबसे लंबा सड़क पुल हुआ करता था। इसके बाद में पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग गंगा नदी की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पुनः 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। इसकी जो एक धारा मुख्य धारा है वो हुगली कहलाती है, ये गंगा नदी की ही धारा है। और दूसरी इसकी जो धारा है वो चली जाती है बांग्लादेश में। और गंगा नदी को बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी को हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने हावड़ा ब्रिज का नाम जरूर सुना होगा। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। तो हावड़ा ब्रिज जो है ये हुगली नदी पर स्थित है, जो गंगा की ही धारा है। तो यहाँ पे ये हावड़ा ब्रिज आप देख रहे हैं, ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में, हुगली नदी पर। गंगा नदी की जो कुछ सहायक नदियां हैं तो उनमें से कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदियां हैं जो कि बाईं ओर से आकर गंगा में मिलती हैं, गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदियां हैं जो कि दाईं ओर से आकर गंगा नदी में मिलती हैं। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियां बाईं ओर से आकर मिलती हैं उनमें प्रमुख हैं रामगंगा, गोमती, महानंदा, घाघरा, गंडक और कोसी। इसके अलावा गंगा में जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं तो उनमें प्रमुख हैं यमुना, टोंस और सोन। आपको पता होगा गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है यमुना। गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है यमुना। तो यमुना की कुछ सहायक नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनमें प्रमुख हैं चंबल, बेतवा और केन। और जिस प्रकार गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, उसी प्रकार यमुना की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है चंबल, ठीक है, जिसकी लंबाई है, ठीक है, यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1370। और अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो वो है चंबल, याद कर लेना। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिमालय प्रवाह तंत्र की अगली नदी के बारे में, जिसका नाम है सिंधु नदी। अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग हिमालय की 3 नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है। तो गंगा के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में है, ठीक है, सनो ख्याबाब बोखरचू ग्लेशियर, और यह है तिब्बत में। सिंधु नदी को इंडस के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु नदी को ही इंडस भी कहते हैं। जब यूनान के लोग भारत आए थे, उन्होंने सिंधु नदी को जब क्रॉस किया था तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस बोला था, ठीक है। तो ये जो सिंधु नदी है इसको तिब्बत में सिंगी खम्बान भी कहा जाता है। नोट करते रहिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिब्बत में जो सिंधु नदी है इसको क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान कहा जाता है। लद्दाख एवं जांस्कर श्रेणियों से बहते हुए ये नदी जो है ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। देखो जो सिंधु नदी है इसका विस्तार भारत में बहुत कम है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सिंधु नदी है, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है भारत में जम्मू कश्मीर से होते हुए उसके बाद में ये चली जाती है कहाँ? ये चली जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान होते हुए ये नदी गिरती है कहाँ? पाकिस्तान होते हुए ये गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये पाकिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, याद रखेंगे। सिंधु जो है ये पाकिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये पाकिस्तान की क्या है? राष्ट्रीय नदी है। भारत में जो सिंधु नदी का विस्तार है वो कहाँ है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। ये इसकी कुल लंबाई है, कितनी? 2880 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, वो हैं सतलज, व्यास, झेलम, चेनाब और रावी। ये जो नदियां हैं 5 इनकी संख्या है और ये मिलकर पंच नद का निर्माण करती हैं और ये सभी सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यास, सतलज, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियां हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5। तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास
ये 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जो कि मिलकर किसका निर्माण करती हैं, पंचनद का निर्माण करती हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो पंचनद का भाग नहीं है, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, सतलज, व्यास, झेलम, चेनाब और रावी के। तो ये पंचनद का निर्माण करती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहचानिए इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि पंचनद में शामिल नहीं है, तो इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब ये जो सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जो 5 सहायक नदियां हैं, उनके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है झेलम। तो आपको पता है कि झेलम जो है ये पीर पंजाल पर्वत में शेषनाग झील के पास से बेरी नाग नामक स्थान से निकलती है और ये वुलर झील में जाकर मिल जाती है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पे बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीनगर कहां पे बसा हुआ है? श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर उसके बाद में अगली नदी आती है चेनाब। तो जो चेनाब है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश में चेनाब को चंद्रभागा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा, शिपी किला, रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। तो बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्रा और भागा नदियां निकलती हैं, ये मिलकर चंद्रभागा कहलाती हैं और इसे ही चेनाब भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद में रावी नदी है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास है। रोहतांग दर्रा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे छोटी है। पंजाब यानी कि 5 नदियों की भूमि, तो उसमें जो सबसे छोटी नदी है वो नदी कौन सी है? वो नदी है रावी। फिर उसके बाद में व्यास नदी है। व्यास नदी का उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास में स्थित है और ये पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाती है। हरिके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो पंजाब में हरिके नामक स्थान पर जो ये व्यास नदी है ये किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद में आता है सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में है, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज ये जो तीनों नदियां हैं इनका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? तिब्बत में है। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो राक्षस ताल है। इसको राकस ताल भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे आप पढ़ोगे इसको क्या बोला जाता है? राकस ताल भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, राक्षस ताल और राकस ताल ये दोनों एक हैं। सतलज नदी भारत में शिपी किला दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है। तो जब ये नदी तिब्बत से बहते हुए भारत में आती है हिमाचल प्रदेश में, तो ये शिपी किला दर्रे के माध्यम से आती है। और शिपी किला दर्रा कहाँ पे स्थित है? शिपी किला दर्रा जो है याद रखेंगे वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नांगल जो बांध है इसका निर्माण सतलज नदी पर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आप याद रखेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर निर्मित है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो जो सिंधु जल समझौता है ये हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। किसके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। तो इसमें जो पूर्वी नदियां हैं सतलज, व्यास और रावी, यानी कि सिंधु नदी में पूरब से आकर जो मिलने वाली नदियां हैं सतलज, व्यास और रावी, तो इसका 80% जो पानी है वो भारत उपयोग में लेगा और 20% जो इसका जल है वो पाकिस्तान उपयोग में लेगा। ऐसी संधि की गई, ऐसा समझौता किया गया और इसे ही सिंधु जल समझौता कहा गया। इसके अलावा सिंधु नदी में जो पश्चिम से आकर मिलने वाली नदियां हैं जैसे कि सिंधु, चेनाब और झेलम, तो इसमें 20% जो जल है वो भारत उपयोग में लेगा और 80% इसका जो जल है वो पाकिस्तान उपयोग में लेगा। तो ये समझौता हुआ था वर्ष 1960 में और इसे ही हम सिंधु जल समझौता जो है वो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं हिमालय की अगली नदी के बारे में जो कि है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये 3 प्रमुख नदियां हैं हिमालय अपवाह तंत्र की। तो हम लोगों ने गंगा और सिंधु के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील आपको पता होगा तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, तो ये वही मानसरोवर झील है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी शुरुआत होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। नामचा बरवा ये एक पर्वत का नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नामचा बरवा पर्वत के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, जहां पर इसे दिहांग कहा जाता है।
तो याद रखेंगे कि जो तिब्बत में शुरुआत होती है ब्रह्मपुत्र नदी की, तो तिब्बत से बहते हुए ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा ब्रवा, तो वहाँ पे ये जो है भारत में एंटर होती है और वहाँ पर इसको दिहांग बोलते हैं। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है? दिहांग बोला जाता है। फिर उसके बाद में ये असम में आती है आगे, तो असम में इसे हम फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये फिर चली जाती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज मत होना, यमुना अलग है, बांग्लादेश में इसको हम जमुना कहते हैं। आगे देखते हैं। देखो ये कैलाश पर्वत है, ध्यान, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है? कैलाश पर्वत, और ये है मानसरोवर झील। ये क्या है? ये है मानसरोवर झील। तो बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैलाश पर्वत है और ये मानसरोवर झील है। तो ये तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये तिब्बत में स्थित है। तो भारत में उत्तराखंड और सिक्किम 2 राज्य हैं जहाँ से होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वहाँ पर जाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, तो इसमें देखो 2 इसकी सहायक नदियाँ हैं, दिहांग और लोहित। तो जब दिहांग और लोहित आपस में मिलती हैं तब इसका नाम पड़ता है क्या? तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। असम में हम लोग इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। और इसे हम जमुना कहते हैं। कहाँ? बांग्लादेश में। अब देखो पद्मा, पद्मा जो है ये क्या है? ये है गंगा। आपने अभी पढ़ा था कि गंगा नदी को हम बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और जमुना हम कहते हैं बांग्लादेश में किसको? जमुना हम कहते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को। तो जब बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी कि पद्मा और जमुना ये आपस में मिलती हैं, तो इनकी जो संयुक्त धारा है उसे हम मेघना कहते हैं। इनकी जो संयुक्त धारा है गंगा और किसकी? ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मेघना। और ये कहाँ है? ये है बांग्लादेश में, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ है ये है बांग्लादेश में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। और ये जो सुंदरवन का डेल्टा है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, अभी आपको मैंने बताया था। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है, और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन है? ग्रीनलैंड, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर नदी द्वीप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नदी द्वीप की। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है, ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे छोटा नदी द्वीप है वो भी असम में है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और उसका नाम है उमानंदा। तो उमानंदा जो है ये सबसे छोटा नदी द्वीप है और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो सड़क पुल है वो भूपेन हजारिका सेतु है, और ये भी कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। 9 किलोमीटर से अधिक लंबा ये पुल है, भूपेन हजारिका सेतु। ये आप देख रहे हो, तो यहाँ से लेकर ये पूरा जो देख रहे हो ये ब्रिज है, ये पूरा पुल है, बहुत लंबा पुल है, ये लगभग 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और इससे पहले जो महात्मा गांधी सेतु है, इससे पहले जो महात्मा गांधी सेतु है वो भारत का सबसे लंबा पुल हुआ करता था, जो कि बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी पर स्थित है। लेकिन अब महात्मा गांधी सेतु को रिप्लेस कर दिया है किसने? भूपेन हजारिका सेतु ने। भूपेन हजारिका सेतु को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल सड़क पुल जो है वो बोगीबील है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। देखो भूपेन हजारिका सेतु जो है ना वो सड़क पुल है, रोड ब्रिज है, और बोगीबील जो है ये रेल रोड ब्रिज है, यानी कि ये ट्रेन भी चल सकती है इस पे। देखो नीचे ये जो है यहाँ पे ट्रेन चलती है, ऊपर जो आप देख रहे हो यहाँ पर इसमें क्या चलती हैं? गाड़ियाँ चलती हैं। तो ऊपर सड़क है, तो इसमें रेल की पटरी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सड़क भी है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेल रोड ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? रेल रोड ब्रिज। और ये भी असम में स्थित है, और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो भूपेन हजारिका सेतु सबसे लंबा सड़क पुल है, और बोगीबील जो है ये सबसे लंबा रेल सड़क पुल है, और दोनों ही असम में है और दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं। अब अगर हम लोग पढ़ें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो कुछ प्रमुख नदियां हैं आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी है गोदावरी। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर, ये नासिक के पास है, महाराष्ट्र में, और इसकी जो लंबाई है गोदावरी नदी की वो है 1465 किलोमीटर। त्र्यंबकेश्वर बहुत ही फेमस है, नासिक के पास में है, नासिक भी बहुत फेमस है। अगर हम लोग कुंभ मेले की बात करें तो आपको पता है कि कुंभ मेला जो है वो भारत में 4 जगह पर लगता है।
कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है, ठीक है। प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है, और कहाँ लगता है? और लगता है नासिक में, ठीक है। तो हरिद्वार गंगा नदी के तट पे स्थित है, प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के तट पे स्थित है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे स्थित है, और नासिक गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। इसके अलावा जो गोदावरी है ये दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। याद रखेंगे, गोदावरी जो है ये क्या है? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग महानदी की बात करें तो महानदी जो है इसका उद्गम स्थल है सिहावा, छत्तीसगढ़ में है, और इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, ठीक है, एमपी में है ये, मध्य प्रदेश में, और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताता हूँ नर्मदा के बारे में, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है ना, वो नर्मदा है। देखो भारत में अधिकतर जो नदियां हैं, ठीक है, भारत में जो अधिकतर नदियां हैं वो बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन नर्मदा जो है ना ये बहती है कैसे? ये बहती है आपकी पश्चिम से, सॉरी, नर्मदा कैसी बहती है? नर्मदा आपकी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है नर्मदा, याद रखेंगे। ये अरब सागर में गिरती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ये। फिर उसके बाद में कृष्णा नदी है। तो कृष्णा जो नदी है तो इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, यह महाराष्ट्र में है, और इसकी लंबाई है कितनी? इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में कावेरी नदी है। कावेरी नदी भी आपकी दक्षिण भारत में बहती है, प्रायद्वीपीय भारत में। इसका उद्गम स्थल जो है वो ब्रह्मगिरी है, कर्नाटक में है, और इसकी लंबाई है 1341 मीटर। फिर उसके बाद में लूनी नदी है। लूनी नदी राजस्थान में बहती है। इसको रेगिस्तान में विलुप्त होने वाली नदी भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ये रेगिस्तान में बहते बहते विलुप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में आपकी माही नदी है। माही नदी कहाँ बहती है? माही नदी बहती है मध्य प्रदेश में, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो जो ये लूनी नदी है इसको रेगिस्तान में विलुप्त होने वाली नदी कहा जाता है। ये रेगिस्तान में बहते बहते सूख जाती है, तो इसकी धारा पहले छोटी होती है, बाद में ये पूरी तरीके से सूख कर गायब हो जाती है, तो इसीलिए इसको रेगिस्तान में विलुप्त होने वाली नदी कहा जाता है। फिर उसके बाद में आती है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो ये भारत की कुछ प्रमुख नदियां थी जिनके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।